हेलो गाइस, चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Chapter Train Construction. Total 1500 units iron ore, 120 units copper ore, 100 units wood. चेन मंग ने कागज पर लिखी मिनरल लिस्ट को ध्यान से देखा, बिना कुछ बोले सोच में डूब गया। सबसे पहली प्रायोरिटी क्लियर थी, कैरेजेस बनाना। कम से कम 2 तो तुरंत चाहिए थे, एक स्लेव्स के लिए और दूसरा मिनरल्स, फूड और बाकी टूल स्टोर करने के लिए। साथ ही उसे सोरिंग ड्रैगन असॉल्ट राइफल की प्रोडक्शन लाइन भी सेट करनी थी। कुछ बोले बिना वो अकेला ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर चला गया। कंट्रोल पैनल के सामने खड़े होके उसने ट्रेन कंस्ट्रक्शन के नीचे दिए गए 5वें रेड बटन को देखा। बटन प्रेस करते ही स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट अपीयर हुआ। एक स्टैंडर्ड कैरेज बनाने के लिए 100 यूनिट्स आयरन ओर चाहिए। एक ट्रेन हेड बनाने के लिए 1000 यूनिट्स आयरन ओर चाहिए। ये व्हीकल एक्सेसरीज नहीं, बल्कि ट्रेन कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। अगर एक एक्स्ट्रा ट्रेन हेड लगाया जाए तो ट्रेन के पीछे भी एक इंजन लग सकता है। इससे जब ट्रेन डायरेक्शन चेंज करे तो यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दूसरा हेड यूज़ करके चल सकती है। मतलब ओवरऑल मनूवरेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। चेनमंग ने स्क्रीन के पहले ऑप्शन पर 2 बार टैप किया। अगला ही पल ट्रेन के अंदर हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हुई। जब वो बाहर आया उसने देखा कि जो ट्रेन हेड पहले अकेला वेस्टलैंड में खड़ा था, उसके पीछे के हुक से सफेद रोशनी की काउंटलेस लाइंस निकल रही थी। वो लाइंस आपस में जुड़कर धीरे धीरे 2 नए कैरेजेस का शेप बनाने लगी। कुछ ही सेकंड्स में 2 कैरेजेस पूरी तरह से मटीरियलाइज हो गए और अब वो ट्रेन हेड के साथ परफेक्टली कनेक्टेड थे। अब जब उसने दोबारा देखा, उसकी ट्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका था। हाँ, अंदर अभी कुछ नहीं था, सिर्फ खाली मेटल शीट्स, लेकिन ये भी काफी था। स्लेव कैरेज से लग्जरी एक्सपेक्ट करना बेकार था और इस दुनिया में एक फंक्शनल ट्रेन मिलना ही सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ी बात थी। नॉट बैड। चेनमंग ट्रेन के सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन था। उसे पहली बार लगा कि शायद वो इस दुनिया का हिस्सा बन रहा है और शायद एक दिन वो एक ऐसी डूम्सडे ट्रेन बनाएगा जो वेस्टलैंड में ड्रैगन की तरह गरजती हुई दौड़ेगी। इस प्रोसेस में 200 यूनिट्स आयरन ओर कंज्यूम हो चुके थे। अब वो सेकंड कैरेज के अंदर गया। अपनी पॉकेट से उसने सोरिंग ड्रैगन असॉल्ट राइफल प्रोडक्शन लाइन का ब्लूप्रिंट निकाला। ये एक हल्का ब्लू सेमी ट्रांसपेरेंट शीट थी, प्लास्टिक जैसी फील और देखने में काफ़ी फ्रैजाइल, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करे। ब्लूप्रिंट्स का यूज़ होता है स्पेशल व्हीकल एक्सेसरीज बनाने के लिए। ट्रेन सिर्फ कंट्रोल पैनल के एक्सेसरीज तक लिमिटेड नहीं होती। कुछ बेसिक चीज़ें बिना ब्लूप्रिंट के बन सकती हैं, लेकिन स्पेशल एक्सेसरीज के लिए ब्लूप्रिंट ज़रूरी होता है। इस प्रोडक्शन लाइन का ग्रेड ग्रीन था और इसे बनाने के लिए 500 यूनिट्स आयरन ओर चाहिए थे। जैसे ही उसने 500 यूनिट्स आयरन ओर कंज्यूम किए, ब्लूप्रिंट टूटकर ग्रीन लाइट पार्टिकल्स में बदल गया। वो पार्टिकल्स कैरेज के अंदर कुछ ग्रीन लाइंस में कन्वर्ट हो गए, जो धीरे धीरे वीव होके एक लगभग 6 मीटर लंबी प्रोडक्शन लाइन बन गई। उसका शेप सबवे स्टेशन के सिक्योरिटी स्कैनर जैसा लग रहा था। अब सिस्टम सिंपल था। हर 50 यूनिट्स आयरन ओर से एक सोरिंग ड्रैगन असॉल्ट राइफल बन सकती थी। गन का डिज़ाइन AK-47 जैसा था और ये 5.56 mm बुलेट्स यूज़ करती थी। प्रॉब्लम ये थी, अभी उसके पास इस कैलिबर के बुलेट्स नहीं थे और ना ही उन बुलेट्स के लिए कोई प्रोडक्शन लाइन। लेकिन अच्छी बात ये थी, हर राइफल के साथ ऑटोमेटिकली 3 फुल मैगजीन्स मिलते थे। हर मैगजीन में 30 राउंड्स। फिलहाल के लिए ये काफ़ी था। आगे चलकर वो देख लेगा कि 5.56 mm बुलेट्स की प्रोडक्शन लाइन कैसे मिले। एक राइफल बनाने में 5 मिनट्स लगते थे। उसने एक साथ 12 राइफल्स बनाई और इसके लिए एडिशनल 600 यूनिट्स आयरन ओर यूज़ किए। अब उसके पास फायर पावर भी आ रही थी और सिस्टम भी सेट हो रहा था। एक यहाँ से तो स्टोरी मज़े आ रहा है, चलिए आगे सुनते हैं। बात ध्यान देने लायक थी। ट्रेन क्राफ्टिंग के दौरान जो भी आयरन ओर यूज होता था, अगर वो ट्रेन के अंदर ही पड़ा हो तो ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाता था। हाथ में पकड़ने या मैन्युअली यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद चेनमैंग कैरेज नंबर 2 से बाहर निकला। वेस्टलैंड में खड़े होके वो कुछ देर के लिए सोचता रहा। फिर उसने और 100 यूनिट्स आयरन ओर खर्च करके एक और स्टैंडर्ड कैरेज बना ली। स्पेस काफी नहीं था। प्रोडक्शन लाइंस और आयरन ओर के लिए एक अलग कैरेज चाहिए था और बाकी सप्लाईज जैसे ब्रेड, बॉटल्ड वाटर वगैरह के लिए भी एक अलग जगह जरूरी थी। अब उसके पास टोटल 3 कैरेजेस हो चुके थे। कैरेज 2 को उसने टेम्पररी स्टोरेज कैरेज बना दिया, जहां प्रोडक्शन लाइंस, मिनरल्स और इम्पोर्टेंट आइटम्स रखे गए। कैरेज 3 लिविंग कैरेज बनेगा और कैरेज 4 स्लेव्स के लिए।
इसका मतलब अब उसके पास सिर्फ 100 यूनिट्स आयरन ओर बचा था। लगभग वही सिचुएशन जहां से उसने स्टार्ट किया था। हर चीज के लिए आयरन ओर चाहिए और फिर भी कभी काफी नहीं होता। ट्रेन अपग्रेड के लिए जो 7 कंपोनेंट्स चाहिए थे, उनमें से एक भी उसने अब तक क्राफ्ट नहीं किया था। आयरन ओर ही नहीं बचा था और ट्रेन के पास अभी तक एक बेसिक सर्किट सिस्टम भी नहीं था। कैरेजेस के अंदर लाइट तक नहीं थी। पहले वाली ट्रेन के कंपैरिजन में ये काफी अंधेरा था। स्लेव कैरेज का डोर बंद होते ही अंदर बिल्कुल पिच ब्लैक हो जाता, लेकिन सर्किट सिस्टम और जनरेटर बनाने के लिए कॉपर ओर चाहिए था। थोड़ी देर सोचने के बाद चेन मांग ने डिसाइड किया कि ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। उसके पास टोटल 120 यूनिट्स कॉपर ओर था और दोनों आइटम्स बनाने के लिए 110 यूनिट्स कॉपर ओर लगने वाले थे। उसने बिना हेजिटेशन के ये इन्वेस्ट कर दिया। जनरेटर को उसने कैरेज नंबर 2 यानी स्टोरेज कैरेज में इंस्टॉल किया। साइज में छोटा नहीं था, लगभग 1/7 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। लेकिन चेन मैंग चुपचाप उस जनरेटर के सामने खड़ा उसे देखने लगा। एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक था। सिस्टम का प्रॉम्प्ट क्लियर था। जनरेटर एक्टिवेट करने के लिए एक एनर्जी स्टोन चाहिए। करंट ट्रेन पावर कंजम्पशन के हिसाब से एक लेवल 1 एनर्जी स्टोन 300 दिन से ज्यादा तक पावर दे सकता है। एनर्जी स्टोन, ये नाम उसके लिए बिल्कुल नया था। वो तुरंत ट्रेन हेड की तरफ दौड़ा, कंट्रोल पैनल के सामने खड़ा हुआ और बिगिनर ट्यूटोरियल दोबारा खोलकर देखने लगा। जल्दी ही उसे एनर्जी स्टोन के बारे में इन्फो मिल गई। इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में ऑयल जैसे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज का इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका था। उनकी जगह एनर्जी स्टोन्स ने ले ली थी। जब ट्रेन लेवल 2 पे अपग्रेड होती है, तब एक नया व्हीकल एक्सेसरी अनलॉक होता है, फैब्रिकेशन टेबल। उसके थ्रू आयरन ओर यूज करके एनर्जी स्टोन्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एनर्जी स्टोन्स पाने का कोई इजी तरीका नहीं था। ट्रेन चलाने के लिए भी एनर्जी स्टोन्स चाहिए होते थे। जब ट्रेन इनिशियली मिली थी, तब उसमें एक लेवल 1 एनर्जी स्टोन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। अगर वो जनरेटर चलाना चाहता तो उसे ट्रेन हेड से एनर्जी स्टोन निकालकर जनरेटर में लगाना पड़ता, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर ट्रेन ही बंद हो जाती। उसने फिर कंट्रोल पैनल पर बिगिनर टिप्स देखे। अभी 3 कैरेजेस हैं और उनमें कोई आर्मर नहीं है। जल्दी से ट्रेन आर्मर कंस्ट्रक्ट करें ताकि अटैक के वक्त पैसेंजर्स प्रोटेक्टेड रहें। एनर्जी स्टोन स्टेटस 100%। करंट वेट के हिसाब से ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 100 आवर्स तक ट्रैवल कर सकती है। जैसे जैसे ट्रेन का वेट बढ़ेगा, स्पीड कम होगी और एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवर्स को सेव करें ताकि रिसोर्सेज मिल सके। ये सारे प्रॉम्प्ट्स ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर तब आते थे जब कोई और बटन प्रेस नहीं होता था। बिल्कुल एक गेम के बिगिनर गाइड की तरह, जो एक नए ट्रेन कैप्टन को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि आगे क्या करना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए रुकिए थोड़ी देर। चलिए ब्रो, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर द प्रोटोटाइप ऑफ द ट्रेन क्रू। साय। चन मंग ने हल्की सी सांस छोड़ी और अपने टेम्पल्स को रब किया। वो ज्यादा सोचना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ट्रेन के बाहर आर्मर लगाने से सेफ्टी काफी इम्प्रूव हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वैगन स्टील आर्मर बनाने के लिए 1000 यूनिट्स आयरन ओर चाहिए था और उसके पास अभी उतना आयरन ओर था ही नहीं। उसे जल्दी से और माइनिंग करनी पड़ेगी। वो कैरेज से बाहर आया, कुछ स्लेव्स को बुलाया और जो एक ही फुली इंटैक्ट हैवी मशीन गन उन्होंने कैप्चर की थी, उसे नंबर 2 वेयरहाउस कैरेज के रूफ पर इंस्टॉल करने लगा। जैसे ही उसने उसे सही पोजीशन पर सेट किया, उसके सामने एक पैनल पॉपअप हुआ। प्लीज नेम योर ट्रेन एज सून एज पॉसिबल। डू यू अलाउ द 3-legged heavy machine gun component to be embedded on the top of the unnamed train's number 2 carriage? Confirm. अगला ही पल हैवी मशीन गन परफेक्टली कैरेज के रूफ पर मर्ज हो गई, जैसे वो हमेशा से उसका पार्ट हो। सिर्फ तब गिरती जब ये कैरेज अलग हो जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने इसे कैप्चर किया था। उसके पास हैवी मशीन गन के लिए 400 से ज्यादा बुलेट्स थी, लेकिन सच ये था, एक हैवी मशीन गन के लिए ये बुलेट्स बिल्कुल भी काफी नहीं थी किसी लॉन्ग बैटल के लिए। ज्यादातर ये सिर्फ एक डिटरेंट का काम करेगी, लेकिन अभी के लिए ये काफी था। अब तक हार्मलेस लगने वाली ट्रेन अब थोड़ी थ्रेटनिंग दिखने लगी थी। उसके बाद उसने सारे रिसोर्सेस ट्रेन पर शिफ्ट कर दिए और सभी स्लेव्स को नंबर 4 कैरेज में घुसने को बोला। डिपार्चर के लिए सब रेडी हो रहे थे। इसी बीच सोरिंग ड्रैगन असॉल्ट राइफल्स का बैच भी कंप्लीट हो गया।
चन मंग ने उन 10 आदमियों को बुलाया जो उसने पहले ही शॉर्टलिस्ट किए थे। उन्हें एक एक करके ट्रेन पेट्रोल ऑफिसर अपॉइंट किया। फिर हर एक को एक सोरिंग ड्रैगन असॉल्ट राइफल और 3 फुली लोडेड मैगजीन्स दिए। उसने चन मंग के उन 10 थग्स को ध्यान से देखा। सब फटे हुए कपड़ों में, थके हुए, लेकिन पोटेंशियल था। उसने थोड़ा सा भौं चढ़ाकर कहा, कल सुबह से पहले तुम लोगों में से एक टीम लीडर चूज करना होगा। खुद डिसाइड करो, लेकिन आपस में लड़कर किसी को मार मत देना। काम इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसने ओल्ड पिग को बुलाया और उसे ऑफिशियली डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन बना दिया। इस पॉइंट तक ट्रेन क्रू का एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका था। सब कुछ अभी रॉ था। थग्स भी परफेक्ट नहीं थे, बस जो सबसे थोड़े बेटर लगे उन्हें चूज किया गया। लेकिन हर चीज ऐसे ही स्टार्ट होती है। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट शुरू नहीं होता। हर सिस्टम एक सिंपल प्रोटोटाइप से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे डेवलप होकर परफेक्ट के करीब पहुंचता है। फिर चंद मंग ने नए रूल सेट किए। स्लेव्स के लिए रोज 1 कप पानी, 2 स्लाइसेस मोल्डी ब्रेड। थग्स के लिए 2 बॉटल्स मिनरल वाटर, 6 स्टीम्ड बन्स, 1 पैकेट पिकल्स। उसका मानना था कि क्लास डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है, स्पेशली डूम्सडे में। लेकिन स्लेव्स को ज्यादा भूखा रखना भी बेकार है। उन्हें माइनिंग के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। वैसे भी उसने ट्रेन से काफी फूड कैप्चर किया था, जो फिलहाल के लिए इनफ था। और जैसे ही वो और माइन करेगा और फूड प्रोडक्शन लाइन सेटअप करेगा, फूड की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। फिर सब स्लेव्स को नंबर 4 कैरेज में शिफ्ट कर दिया गया। ओल्ड पिग और थग्स नंबर 3 कैरेज में रहे। नंबर 3 कैरेज अभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं था, तो वहां लोग रह सकते थे। हाँ, अभी चेयर्स नहीं थी, तो सब थग जमीन पर ही बैठ गए। लेकिन ओल्ड पिग, उसके पास एक सॉफ्ट बेड था। टोटल 7 सिंगल बेड्स कैप्चर हुए थे। उनमें से 2 उसने रख लिए, एक ओल्ड पिग के लिए नंबर 3 कैरेज में और एक अपने ट्रेन कैब में। बाकी बेड्स बाहर फेंक दिए गए, क्योंकि उन्हें इंस्टॉल करने का कोई तरीका नहीं था। और चनमंग क्या करता? वो अभी भी ट्रेन कैब में अकेला रहना पसंद करता था। वहां वो ज्यादा पीसफुली सो सकता था। कैब का स्टील डोर काफी स्ट्रॉन्ग था, बाहर से तोड़ना मुश्किल था, और फ्रंट ग्लास भी रीएनफोर्स्ड बुलेट प्रूफ था, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। इस दुनिया में थोड़ी सी सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी लग्जरी थी। अभी तक तो स्टोरी अच्छी जा रही है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, बूम। ट्रेन इंजन की जोरदार आवाज के साथ पूरी तरह ब्लैक पेंटेड ट्रेन ने अपना रेस्ट खत्म किया और ट्रैक्स पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। टारगेट क्लियर था, आयरन ओर, वो जगह जहां के लिए वो आए थे। आयरन ओर लोकेशन थोड़ी दूर थी। जब वो लोग पहले भाग रहे थे, तब चेन मैंग स्लेव कैरेज के अंदर था, इसलिए उसे बाहर का डायरेक्शन पता नहीं था। लेकिन वेस्टलैंड पर ट्रेन के ट्रैक्स क्लियरली मार्क छोड़ते हैं। बस उन ट्रैक्स को फॉलो करना था जहां से वो आए थे, और वो वापस पहुंच जाएंगे। उसकी ट्रेन की व्हील्स अभी बेसिक थे, स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिलहाल के लिए काफी थी, खासकर इस फ्लैट वेस्टलैंड टेरेन पर। ट्रेन कैब के अंदर चेन मैंग ने साइड में खड़े ओल्ड पिड की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जरा बताओ, तुम्हारे प्रीवियस ट्रेन कैप्टन का डाउनफॉल कैसे हुआ? शायद मैं कुछ सीख सकूं। उसने अभी अभी ओल्ड पिग को नंबर 3 कैरेज से वॉकी टॉकी के थ्रू यहाँ बुलाया था, वो भी कैप्चर्ड आइटम था। कॉप्स टाइड की वजह से ओल्ड पिग ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका। टाइलिंग वेस्टलैंड में इतने बड़े कॉप्स टाइड्स कॉमन नहीं होते। पिछली बार जब एनकाउंटर हुआ था, वो इतना बड़ा नहीं था। तब ट्रेन भी सिर्फ लेवल 1 थी, स्लो थी। पैनिक में हम लोग सिटी रुइंस की तरफ भागे, पर वहां जाके ट्रेन फंस गई, रास्ता ब्लॉक हो गया। सब लोग पैनिक में ट्रेन छोड़कर भाग गए और फिर कॉप्स टाइड ने सबको घेर लिया। लगभग सब ज़ॉम्बीज के हाथ मर गए। मैं बस इसलिए बच गया क्योंकि मैं बिना पीछे देखे गलियों में घुस गया, बस भागता रहा। लार्ज कॉप्स टाइड्स के पास कमांडर्स होते हैं, वो यूजुअली डीप सिटी रुइंस में एंटर नहीं करते, इसी वजह से मैं बच गया। आई सी। चेन मैंग ने आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी और सिर हिला दिया। लगता था इस बार बच जाना थोड़ा लक भी था। जो इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी कमांड कर रहा था, वो डेफिनेटली लेवल 1 नहीं होगा। अगर उसने उस वक्त चेन मैंग को नोटिस कर लिया होता, तो उसका जैमिंग डिवाइस यूजलेस हो जाता। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में एक ट्रेन ज़ॉम्बी होड के बीच काफी नोटिसेबल होती है, फिर भी वो अननोटिस्ड कैसे रह गया? क्या कमांडर ज़ॉम्बी सिर्फ लेवल 1 का था? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। वो बाहर के सुनसान वेस्टलैंड को देखते हुए सोच में पड़ गया।
उसकी नजर आखिर फ्रंट कैरेज पर जाकर टिक गई। निकलने से पहले उसने अर्थ कोर मेल्टिंग फर्नेस का यूज करके सारे अबैंडन्ड रेल कार्स को अब्सॉर्ब कर लिया था। सिर्फ 15 मिनट में 600 यूनिट्स आयरन ओर मिल गए। सीन काफी शॉकिंग था। ट्रेन का फ्रंट हिस्सा खुल गया था, जैसे कोई भूखा जानवर अपना मुंह खोल रहा हो। एक एक करके वो अबैंडन्ड कैरेजेस को निगल रहा था। अंदर काउंटलेस गियर्स घूम रहे थे और सब आयरन को ग्राइंड करके पाउडर बना रहे थे। चेन मैंग ने पूछा, डूम्सडे के बाद और सेटलमेंट्स भी हैं? हाँ, ओल्ड पिग ने थोड़ा रुककर जवाब दिया। किसी वजह से काफी मॉन्स्टर्स सिटी रुइंस के अंदर डीप नहीं जाते, इसलिए काफी सर्वाइवर्स वहां छुप कर रह रहे हैं। और ट्रेन रेडियो पर सुना है कि कुछ बड़े सेटलमेंट्स भी बने हैं जहां मल्टीपल ट्रेन्स भी हैं, लेकिन वो काफी दूर हैं और प्रीवियस ट्रेन कैप्टन कभी वहां जाने का सोचा ही नहीं। ओ, चेन मैंग थोड़ा कंफ्यूज हुआ। अगर सिटी रुइंस रिलेटिवली सेफ है तो वहां फूड ढूंढना वेस्टलैंड से आसान होना चाहिए, फिर लोग ट्रेन पर क्यों आते हैं? साइलेंस। ओल्ड पिग कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मैंग, स्लेव्स को कैप्चर करके ट्रेन पर लाया जाता है, कोई खुद से स्लेव बनना नहीं चाहता। ओह, चेन मैंग ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ सिर हिला दिया और कुछ नहीं बोला। अब उसे समझ आ गया था, थग्स का काम सिर्फ ट्रेन मेंटेन करना नहीं है, वो स्लेव्स कैप्चर भी करते हैं। एक ट्रेन कैप्टन होने के लिए उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। तभी उसके हाथ पर जो बर्थमार्क था वो हल्का सा गर्म होने लगा। चेन मैंग की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये सिग्नल था उसका लास्ट नोविस ट्रेन कैप्टन टास्क कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब उसका ट्रेन पैनल फाइनली पूरी तरह से अनलॉक होने वाला था। उसे नहीं पता था इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, लेकिन उसकी एक ही होप थी, ये उसे ज्यादा रिसोर्सेज दिलाने में हेल्प करे, क्योंकि अभी उसके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। अगर कुछ ऐसा मिल जाए जैसे रोज के 10,000 यूनिट्स आयरन ओर मिल जाए तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा। रुकते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। चलिए भाई लोग, नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू करते हैं। Chapter 14. My doomsday train can be upgraded unlimitedly. Congratulations! आपने सारे नोविस ट्रेन कैप्टन टास्क्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब आप एक क्वालिफाइड ट्रेन कैप्टन बन चुके हैं। ट्रेन कैप्टन पैनल ऑफिशियली अनलॉक हो चुका है और इसके इफेक्ट्स हैं अनलिमिटेड अपग्रेड। आपकी ट्रेन के व्हीकल एक्सेसरीज पर कोई लेवल कैप नहीं होगा और उन्हें इन्फिनिटली अपग्रेड किया जा सकता है। बस इतना ही? चेन मैंग ने अपने सामने फ्लोटिंग ट्रांसलूसेंट पैनल को देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला। उसे लगा ये इफेक्ट उतना पावरफुल नहीं है, सिर्फ इतना कि व्हीकल एक्सेसरीज का लेवल कैप नहीं होगा। कुछ खास यूजफुल नहीं लग रहा था। जब डाउट हो तो ओल्ड पिग से पूछो, आखिर वो पहले डेप्यूटी ट्रेन कैप्टन रह चुका था, इसीलिए तो चेन मैंग ने उसे इस पोजीशन पर रखा था। वैसे भी चेन मैंग को अब तक इस दुनिया का बेसिक सिस्टम समझ आ चुका था। ये दुनिया आधी डेटा ड्रिवन हो चुकी थी। हर चीज के अपने पैनल्स थे, जैसे ट्रेन और व्हीकल एक्सेसरीज। गैसोलीन जैसे ट्रेडिशनल फ्यूल्स इसलिए गायब हो गए थे क्योंकि वो ट्रेन सिस्टम के कंपैटिबल नहीं थे। जो चीज ट्रेन के काम की नहीं थी वो धीरे धीरे हिस्ट्री बन गई। और उसका ट्रेन कैप्टन पैनल, वो सिर्फ उसके पास था, बिल्कुल गेम के एक हिडन प्लग इन जैसा, जैसे किसी गेम में यूएसबी डाल दिया हो, एक एक्सटर्नल एडवांटेज। अभी 3 नोविस टास्क्स कंप्लीट करने के बाद उसका ये गोल्डन फिंगर फुल्ली एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था ये छोटा हैक है या फुल चीट कोड, क्योंकि हर यूएसबी सेम नहीं होता। ओल्ड पिग, चेन मैंग ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या हर व्हीकल एक्सेसरी का लेवल कैप होता है? हाँ, ओल्ड पिग तुरंत एक्साइटेड हो गया। फाइनली उसका नॉलेज काम आ रहा था। वो जल्दी से बोला, व्हीकल एक्सेसरीज ग्रेड्स में डिवाइडेड होते हैं, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू और आगे भी। जितना हाई ग्रेड उतना रेयर और उतना हाई लेवल कैप। जैसे व्हाइट एक्सेसरीज का मैक्स लेवल यूजुअली सिर्फ लेवल 2 तक जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक व्हाइट एक्सेसरी है कार ब्लेड। ये कैरेज के दोनों साइड्स पर शार्प स्टील ब्लेड्स लगा देता है। जब कॉप्स टाइड आता है तो पूरी ट्रेन एक मूविंग ब्लेड बन जाती है जो सामने आने वाले ज़ॉम्बीज को काट देती है। ये ट्रेन बिल्ट एक्सेसरी नहीं है, इसका ब्लूप्रिंट मॉन्स्टर्स को डिफीट करने पर ड्रॉप होता है। हमारे प्रीवियस ट्रेन कैप्टन को ये ब्लूप्रिंट एक कॉप्स टाइड फाइट में मिला था, लेकिन ये सिर्फ लेवल 2 तक ही जा सकता है। लेवल 2 पर ब्लेड्स बड़े और शार्प हो जाते हैं, पर फिर भी ये व्हाइट एक्सेसरी ही रहता है, सिर्फ अर्ली स्टेज के लिए यूजफुल होता है।
स्ट्रॉन्ग ट्रेन्स हाई ग्रेड एक्सेसरीज पर डिपेंड करते हैं। चेन मैंग धीरे धीरे चुप हो गया। उसका मुंह हल्का सा खुल गया। उसने अपने हाथ के पीछे वाले बर्थमार्क को देखा, जैसे उसे अब सब समझ आ गया हो। अब उसे रियलाइज हुआ कि अनलिमिटेड अपग्रेड का असली मतलब क्या है। मतलब इवन वाइट एक्सेसरीज को भी इन्फिनिट लेवल तक अपग्रेड किया जा सकता है। लेवल 2 का कार ब्लेड शायद वीक हो, जैसे ओल्ड पिग ने बोला, लेकिन लेवल 10 का कार ब्लेड, लेवल 20, लेवल 50, लेवल 100, जहां से उसकी ट्रेन गुजरेगी वहां घास तक नहीं बचेगी। अब तो गेम सेट है। उसका पैनल यूएसबी दुनिया में भी टॉप टियर निकला। मेरे पैरामीटर्स तुमसे ऊपर हैं। चेन मैंग ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आया कि उसका ये बर्थमार्क जो उसके साथ पैदा हुआ था, इस दुनिया में आने के बाद इतना ओवरपावर्ड कैसे हो गया। लेकिन ऑनेस्टली किसको फर्क पड़ता है, पावर मिल रही है, बस नहीं काफी है। यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है भाई लोग। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। काफी मुमकिन है पिछले 9 जन्मों में वो एक अच्छा इंसान रहा हो और ये सब उसकी इस जन्म की ब्लेसिंग हो। अभी के लिए उसके पास सिर्फ एक लेवल 2 व्हीकल एक्सेसरी था, अर्थ कोर मेल्टिंग फर्नेस। लेवल 1 पर ये सिर्फ लेवल 1 ट्रेन्स को ही डिवावर कर सकता था। अभी थोड़ी देर पहले जो उसने अबैंडन्ड लेवल 2 ट्रेन्स को अब्जॉर्ब किया, उसके लिए उसने अपने लास्ट 100 यूनिट्स आयरन और यूज करके इसे लेवल 2 अपग्रेड किया था। अब उसके पास सिर्फ 600 यूनिट्स आयरन और बचा था। दिक्कत ये थी, स्लेव्स को सोने भी देना पड़ता था, वरना अगर वो 24/7 काम करते तो और ज्यादा आयरन और मिल सकता था। प्लान सिंपल था, पहले ट्रेन को लेवल 2 तक अपग्रेड करना, फिर नियर बाय सिटी रूइन से और स्लेव्स कैप्चर करना और उनसे और आयरन और माइन करवाना, फिर और पावरफुल ट्रेन बनाना, और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक उसकी ट्रेन पूरे वेस्टलैंड में बिना रोक टोक के दौड़ने लगे। आधा घंटा बाद चेन मैंग वापस आयरन माइन के एंट्रेंस पर आ गया, बिल्कुल पहले की तरह। थग्स के चिल्लाने पर स्लेव्स ऑर्डरली लाइन में कैरेज से बाहर आए, उन्हें पिक्स दिए गए और माइनिंग शुरू कर दी। ये सीन इतना फेमिलियर था जैसे ये सब पहले हो चुका हो, लेकिन फर्क ये था, सुबह वो भी उन्हीं स्लेव्स के बीच खड़ा था और अब वो ट्रेन रूम में खड़ा था। शायद डूम्सडे इतना भी बेकार नहीं है। अगर लक स्ट्रांग हो तो स्लेव से ट्रेन कैप्टन बनने में सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं। नॉर्मल दुनिया में ये सिर्फ लक से पॉसिबल नहीं होता। ट्रेन रूम के अंदर चेन मैंग ने स्क्रीन पर डिस्प्लेड ट्रेन मेंबर्स लिस्ट देखी। अभी तक ट्रेन में 10 थग्स और 81 स्लेव्स थे। सबके नाम व्हाइट कलर में दिख रहे थे। जब कोई मर जाता है उसका नाम ब्लैक हो जाता है। ये फीचर ट्रेन कैप्टन को इंस्टेंटली बता देता है कौन जिंदा है कौन नहीं। शायद इसी वजह से कल रात जब उसने एक स्लेव को मारा था तो थग्स तुरंत रिएक्ट कर गए थे। बस एक प्रॉब्लम है। चेन मैंग ने आंखें थोड़ी सी सिकोड़ी और दूर देखा। अगर उसके पास ये फीचर है तो ओरिजिनल ट्रेन कैप्टन के पास भी होगा। मतलब उसे पता होगा कि ये स्लेव्स मरे नहीं हैं और किसी और ट्रेन में शिफ्ट हो गए हैं। क्या वो रनअवे ट्रेन वापस आएगी? लेकिन वो सिर्फ एक अकेला ट्रेन हेड था। अगर वापस आता भी है तो चेन मैंग इतना भी डरता नहीं। उसके पास 10 थग्स हैं असॉल्ट राइफल्स के साथ और एक हैवी मशीन गन भी है। सेल्फ डिफेंस के लिए काफी है। इसी वक्त वेस्टलैंड के किसी और हिस्से में एक अकेला ट्रेन हेड भागते हुए वेस्टलैंड क्रॉस कर रहा था। उसके अंदर एक थोड़ा मोटा थका हुआ आदमी स्क्रीन को देखकर शॉक में जम गया। वो अभी तक अपने स्लेव्स के लॉस पर दुखी था। 300 स्लेव्स कैप्चर करना आसान नहीं होता और अब सब मर गए। कमबैक करना मुश्किल हो गया था, लेकिन स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसने सब बदल दिया। ट्रेन मेंबर्स सेक्शन में क्लियरली दिख रहा था लगभग 100 स्लेव जिंदा हैं और वो एक अननेम्ड लेवल 1 ट्रेन में शिफ्ट हो गए हैं। और सबसे शॉकिंग, एक स्लेव जिसका नाम चेन मैंग है वो ट्रेन कैप्टन बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? उसने शौक से आंखें फैला दी। वो स्लेव्स तो कॉप्स टाइड में छोड़ दिए गए थे, वो कैसे बच गए? फिर उसके दिमाग में एक थॉट आया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। क्लियरली चेन मैंग को कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। वेस्टलैंड में ये नॉर्मल है, यहाँ हर जगह चांसेस हैं, बस लक होना चाहिए। लेकिन उसे जो चीज सबसे ज्यादा जला रही थी वो ये थी, उसने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसका स्लेव मौका पकड़कर ट्रेन कैप्टन बन गया। ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक नई ट्रेन ऑलमोस्ट डिफेंसलेस होती है, बिल्कुल एक बकरी की तरह जो बस कत्ल होने का इंतजार कर रही हो। अब जब कॉप्स टाइड से बच गया है, उसका नेक्स्ट टारगेट क्लियर है, उन स्लेव्स को ढूंढना,
उस नए ट्रेन कैप्टन को मारना और अपने स्लेव्स वापस लेना। उसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, लेकिन एक बात पक्की थी, नया ट्रेन कैप्टन जल्दी ही समझ जाता है कि आयरन ओर कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब वो माइनिंग एरिया जरूर वापस आएगा। थैंक यू। सच में। मोटा आदमी अचानक हंस पड़ा। उसकी आंखों में एक डार्क एक्साइटमेंट चमक रही थी। अगर तुम नहीं होते तो मेरे ये 100 स्लेव्स भी मर जाते। अब बस इन्हें ढूंढ लूं तो कमबैक बहुत आसान हो जाएगा। Thanks for watching. Wait for next chapters.